जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला शुरू की थी जिसमें मैं आपको बजट के बारे में पिछले वीडियोज में काफ़ी चीज़ें बताई थी बजट के बारे में। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए ये भी 2-3 वीडियो इसमें लगेंगे बनाने में। बजट एक बड़ा चैप्टर है जिसको अच्छे से समझाना मतलब काफ़ी समय लेता है ये। तो उसके बाद पिछले वीडियो में उन्होंने बजट क्या होता है, बजट कितने प्रकार का होता है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें उसमें हमने आपको बताई थी। उनमें एक बात छोड़ दी थी हमने कि बजट को तैयार कर कौन करता है। छोटी सी बात एक समय याद है, कई बार पेपर में एक आध बार आया है कि बजट को वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग तैयार करता है। ये याद रखना, कौन? वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग। आज इस वीडियो में हम बेसिकली बजट घाटे की चर्चा करेंगे कि कितने तरीके का बजट घाटा होता है। घाटे अक्सर घाटे की चर्चा होती रहती है। भारत का बजट तो हर साल घाटे में ही जाता है। तो अगर हम बजट फिजल डिफिसिट की बात, अगर हम घाटों की बात करें तो इसको हम दो भागों में बांटते थे। एक वित्त पोषण के आधार पे, दूसरा लेन देन के आधार पे। अगर हम वित्त पोषण के आधार पे चर्चा करें तो घाटा बजट और मुद्रीकृत बजट दो होता है। जान लेना है जरूरी पे जो मेन इसमें घाटे हैं, जैसे राजकोषीय घाटा हो गया, बजट घाटा, ये सबकी अलग अलग भाग है। सभी इंपॉर्टेंट होते नहीं, जो मेन घाटे हैं जहाँ से प्रश्न आया हुआ है, आ सकता है, उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद लेन देन के प्रकार पे राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटा, शुद्ध राजकोषीय घाटा, दो में जाता है। उसके बाद प्राथमिक घाटा, सकल प्राथमिक घाटा और शुद्ध प्राथमिक घाटा। बस राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा ये दोनों, और राजस्व घाटा बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम उसी घाटे की चर्चा करेंगे। लेन देन के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण जिनमें राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटा, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट घाटा। देखिए, बजट घाटे का मतलब होता है कुल प्राप्त, आज जो व्यय होता है हमारे से, उसमें हम कुल प्राप्तियों को घटा दी। क्योंकि हम घाटे की बात कर रहे हैं भाई, घाटे की बात करेंगे, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा व्यय ज़्यादा हो रहा है और हमारी आय कम हो रही है। घाटा का मतलब ही यही होता है कि जब व्यय आपका ज़्यादा हो, मान लीजिए हम 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं और खर्च 1,20,000 करते हैं, तो हमारा घाटा कितना हो? 20,000। कैसे निकलेगा कि हम 1,20,000 जो हमारा व्यय हो रहा है उससे हम 1 लाख को घटाएं जो हमारी आय हो रही है, तो ओवरऑल कितना आएगा? 20,000। तो बजट घाटा तब सरकार राजस्व के माध्यम से जितना एकत्र करती है उससे अधिक खर्च करती है। अब देखिए, सरकार राजस्व के किस माध्यम से, मैंने आपको राजस्व प्राप्तियाँ बताया, पूंजीगत प्राप्तियाँ बताया, और राजस्व व्यय बताया, और पूंजीगत प्राप्ति। तो जब आप बजट घाटा सबसे प्रमुख घाटा है, इसकी जब बात करेंगे तो हम राजस्व प्राप्तियाँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कर राजस्व, उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियाँ बताया था। तो जितना हमारी राजस्व प्राप्ति है और पूंजीगत प्राप्ति है, दोनों को ऐड कर देंगे, उससे ये तो प्राप्ति हो गई। और व्यय, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे अलग अलग। कितना हमारा राजस्व में व्यय हो रहा है, कितना हमारा पूंजीगत में व्यय हो रहा है, उसमें से हम जितना राजस्व से प्राप्ति हुई और जितना पूंजीगत प्राप्ति से, जितने पूंजीगत व्यय से पूंजीगत प्राप्ति हुई, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को घटाएंगे तो यही हमारा बजट घाटा निकल के आएगा। तो बजट घाटा क्या होता है? हमारा कुल व्यय से कुल प्राप्ति को घटा देंगे। यहाँ कुल व्यय का मतलब राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, और कुल प्राप्ति का मतलब राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति, ये दो चीज़ को हम, तो हमारा ये बजट घाटा आ गया। तो अब क्लियर हो गया बजट घाटा क्या होता है। कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, कुल व्यय मतलब राजस्व प्राय प्लस पूंजीगत व्यय, और कुल प्राप्ति मतलब राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। अब दूसरे नंबर पे आता है फिजल डिफिसिट। जो मैंने आपको जो मैंने थोड़ी देर में घाटे के प्रकार, जो मेन घाटे वही सारे हम लोग पढ़ेंगे। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? अक्सर आप चर्चा में, राजकोषीय घाटा इतना हो गया है, ये ज़्यादा चर्चा में रहता है, बल्कि बजट घाटा उतना चर्चा में नहीं था। तो राजकोषीय घाटा जो होता है ये कुल व्यय, यहाँ जैसा पिछली बार मैंने बजट घाटे में क्या होता है? कुल व्यय, तो वही व्यय इसमें भी सेम रहेगा। राजस्व प्राप्तियाँ प्लस राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, ये कुल व्यय हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये हो जाता है कि जो हम प्राप्ति की बात करेंगे उनमें पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति हमने पूरा किया था। यहाँ पर क्या होगा कि उधार को छोड़ करके जो हमने चाहे आंतरिक स्रोतों से या बाह्य स्रोतों से उधार लिए, उसको छोड़ देंगे, यहाँ पे बाकी पूरी प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाए। तो कुल व्यय से अगर हम उधार को छेड़ करके कुल प्राप्ति को घटा दें तो ये हमारा राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ये याद रखना है, कुल व्यय से उधार को छोड़ करके कुल प्राप्ति, बस इतना ही है।
या इसको 2-3 तरीके से परिभाषित किया जाता है। कुल व्यय को रहने देते हैं सामने, राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण सृजन पूंजी प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण सृजन पूंजी प्राप्ति 2। और यह तीसरी तरीके से परिभाषित करेंगे तो घरेलू शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई के उधार प्लस विदेश से उधार लेना, मतलब तीनों उधार को जोड़ दिया, उसको घाटा बना दिया कि जितना हमने घरेलू से उधार लिया, आरबीआई से उधार लिया, विदेशों से उधार लिया, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो एक तरीके से ये हमारा राजकोषीय घाटा हो जाएगा। तो इसको जो सबसे मान्य परिभाषा आप याद रखेंगे, कुल व्यय में से उधार को छोड़ करके कुल प्राप्तियाँ, बस हम कुल व्यय का मतलब यहाँ राजस्व व्यय प्लस राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, और कुल प्राप्ति का मतलब राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति, उसमें से हम उधार वाले को छोड़ देंगे बस, ये हो जाएगा। उसके बाद कुल व्यय माइनस उधार को छोड़ करके कुल प्राप्ति। तो देखिए राजकोषीय घाटा जो होता है ये अक्सर चर्चा में रहता है, तो इसको राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने के लिए 2003 में एक एफआरबीएम एक्ट आया था, फिजल मैनेजमेंट बजट एक्ट करके, एफआरबीएम एक्ट, फ्यूचर रिस्पॉन्सिव बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम। तो हम उसके बारे में हम लोग जब राजकोषीय नीति पढ़ेंगे इसके बाद तो चर्चा करेंगे कि 3% के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया राजकोषीय घाटा क्या होता है। अब राजकोषीय घाटा कि कुछ प्रभाव बहुत दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि इसके कारण सार्वजनिक ऋण बढ़ जाता है, मतलब होता है कि सरकार बहुत ज़्यादा, देखिए इनमें राजकोषीय घाटा में एक तो मैंने बताया परिभाषा ही बताई कि घरेलू शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई सुधार प्लस विदेश, कुल उधार ही है इसमें। इसकी वजह से क्या होता है कि सार्वजनिक ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो भविष्य में अब क्या करेगी सरकार, ऋण बढ़ेगा फिर ऋण लेगी तो फिर ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज देनदारियों को बढ़ाता रहता है। ये मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा कर देता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था कुल मांग, भाई अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ रही है जिसके कारण हमें उधार लेना पड़ रहा है, उधार लेंगे तो हमारा मुद्रास्फीति बढ़ेगा, तो एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। एक घरेलू अर्थव्यवस्था में जो एक तरह शॉक लगता है को बढ़ाता है, एक घरेलू सरकार की साख को प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो देश की व्यापक आर्थिक स्थिति को अस्थिर कर सकता है, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था को ये अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। ये क्या कर सकता है, ये सार्वजनिक ऋण को बढ़ाता है, भविष्य में ब्याज देनदारियों को बढ़ाएगा, ये सरकार की स्थिति को खराब करता है, यह मुद्रास्फीति बढ़ता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ रही है, ये दबाव की ओर ले जाता है, अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बढ़ता है, ये घरेलू अर्थव्यवस्था की आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है, क्योंकि ये आर्थिक झटकों को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने की सरकार की क्षमता को कम कर देता है। उसका देश घरेलू सरकार की साख को प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो देश की व्यापक आर्थिक स्थिति को अस्थिर कर सकता है। ये हो गया। अब राजकोषीय घाटे को कम करने के उपाय क्या, देखिए राजकोषीय घाटे को कम करने का मतलब हम अपने खर्चे को कम करें, इसके लिए हमें सब्सिडी को कम करना, जिस सरकार कितनी सब्सिडी देती है उसको हमको कम करना पड़ेगा, फिर उसके भी दुष्प्रभाव निकल के आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमें राजकोषीय घाटे को कम करना चाहते हैं, सब्सिडी हम अपने व्यय को कम करके जो हमारा खर्च है उसको हमें खर्च करने की ज़रूरत है, अनावश्यक चीज़ों में कम ना खर्च करें। उसके बाद जो व्यय प्रबंधन आयोग नियुक्त करें कि किस तरीके से हम व्यय को सही करें। उसके बाद कर माफ़ी की जो होती है या एक तरीके से छूट दी जाती है उसको हम कम करें। उसके साथ ऋण को माफ़ी वाले जो अक्सर चर्चा में रहता है उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। उसके बाद कर चोरी, कर अपव्यंजन, कर पूरी कमी, मैंने आपको पिछली बार बताया था पिछले वीडियो में, हमारा कर व्यवस्था जो है ना वो एक तरीके से लीकेज है। पैसा अगर दिल्ली से गाँव की तरफ भेजा जाएगा तो लीकेज होगा, कर के रूप में अगर आएगा लौट के तो लीकेज होगा। इस लीकेज को हमें रोकने की ज़रूरत है कि जितना कर हम अधिक से अधिक संग्रहित कर सकें वो राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद करेगा। इसके साथ हमें अपनी उत्पादकता को बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें अपने निर्यात को बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें अपने आयात को कम करने, निर्यात बढ़ाना, उसके बाद औद्योगिकरण करना, उसके साथ साथ हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन करना, पूंजी निर्माण करना, निवेश करना, ये सारी चीज़ें राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब हम लोग फिर से राजकोषीय घाटा पढ़ते हैं। राजकोषीय घाटा एकदम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है जो हम राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर को कहते हैं।
राजस्व प्राप्ति राजकोषीय घाटा की गणना राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्तियों और ऋण सहित कुल व्यय चुकौती को घटा कर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसमें दिया कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कुल व्यय से राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण सृजन पूंजी प्राप्तियां ऐसी पूंजी प्राप्तियां जो ऋण का सृजन नहीं करती राजकोषीय घाटे के अंतर्गत आता है। मैंने बजट घाटे में आपको क्या बताया था, बजट घाटे का मतलब होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। यहाँ कुल व्यय का मतलब होता है राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीव्ड, उसके बाद कैपिटल रिसीव्ड, सॉरी एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस जो कुल हमारी जो प्राप्तियां हैं रेवेन्यू रिसीव्ड और पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय को ऐड करेंगे, उसको घटा देंगे, उससे घटा देंगे हम राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों को, तो हमारा बजट घाटा निकल के आ जाता है। अब हम राजकोषीय घाटे की जब बात करेंगे तो राजकोषीय घाटे में कुल व्यय तो सेम रहेगा जो बजट घाटे में था, लेकिन हमें कुल प्राप्तियों में अंतर हो जाएगा। कुल प्राप्तियों का मतलब यहाँ से हो जाता है कि राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति। मैंने आपको पूंजीगत प्राप्तियों में बताया था, तो पूंजीगत में ऋण सृजन वाली और गैर ऋण सृजन वाली, तो इसमें गैर ऋण सृजन वाली पूंजीपद को पूंजी वही थोड़ा सा अंतर हो जाता है बजट घाटे में। और याद रखना, या कुल व्यय से उधार को छेड़ करके कुल प्राप्तियां ऐसे कर देंगे, जो हमने बाहरी से उधार लिया या आंतरिक से उधार लिया को छोड़ करके। या तीसरी डिफिनेशन है, जितने उधार ऐड कर दो, घरेलू शुद्ध उधार है, आरबीआई उधार है, विदेशी उधार है, सबको ऐड कर दो, जितना हमारा घाटा निकल के आ जाता है वही हमारा कुल मिला करके घाटा हो जाता है। एकदम रटा होना चाहिए परिभाषा इसकी। अक्सर राजकोषीय घाटा होता है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। फिर उसके अंदर FRBM एक्ट है, तो जब हम आगे पढ़ेंगे इसको, जब फिजल पॉलिसी पढ़ें, जब हम फिर राजकोषीय नीति पढ़ेंगे तब हम उसमें बताएंगे कि 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए फिजल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत कि हमें राजकोषीय घाटे को इस स्तर से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वहाँ पे जी राजकोषीय घाटे को एक GDP के वर्ग कीजिए, टोटल GDP का 3% 6% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके साथ साथ एक तरीके से ये सभी स्रोतों से सरकार के उधार को भी दर्शाता है। कुछ शुद्ध घरेलू उधार, RBI से उधार, विदेशों से उधार, सब जोड़ दो, राजकोषीय घाटा निकल के आ जाता है। तो ये एक अच्छा ये भी सोल्यूशन है। मान लीजिए कभी पेपर में दे देता है राजकोषीय घाटा में कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति तथा गैर ऋण सृजन से पूंजी प्राप्ति, ये जोड़ दे देगा। उसके बाद कुल व्यय से उधार को घटा करके शुद्ध घरेलू उधार, RBI का उधार, विदेशों से लिया गया, तो इन तीनों को ऐड करके हम राजकोषीय घाटा को प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद ये हो गया। उसके राजकोषीय घाटे का प्रतिकूल प्रभाव की बात करेंगे, तो मैंने आपको राजकोषीय मुद्रास्फीति में बढ़ना, अवमूल्यन, मुद्रास्फीति का बढ़ना, मुद्रा का अवमूल्यन बढ़ेगा। इमेज में भी आ सकता है कि राजकोषीय घाटे के आया भी है कि राजकोषीय घाटे के लगातार वृद्धि होने के क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो हमारा ट्रेड बैलेंस डिफिसिट बढ़ेगा, उसके बाद निर्यात में कमी होगी, अवमूल्यन होगा, मुद्रा का अवमूल्यन होगा, मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, निवेश में कमी होगी, पूंजी निर्माण में कमी होगी, सार्वजनिक ऋण को बढ़ाएगा जो भविष्य की ब्याज देनदारियों को बढ़ाएगा, मुद्रास्फीति पैदा करेगा। उसके बाद सकल घरेलू की साख पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, देश की व्यापक आर्थिक स्थिति को भी ये दुष्प्रभावित करेगा। ये दबाव की ओर ले जाता है, अत्यधिक सरकारी उधारी से परिणामस्वरूप ब्याज दर में वृद्धि होगी, जिसके कारण निजी निवेश भी कमी होगी। तो वही चीज़ें हैं, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। भाई आपका ब्याज बढ़ेगा तो आप क्या कोई निवेश करना नहीं चाहेगा, रोजगार घटेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, उत्पादकता घटेगी, आयात घटेगा, निर्यात घटेगा, ये सारी चीज़ें इसमें होगी राजकोषीय घाटे के प्रतिकूल प्रभाव के कारण। अब हम इसको कम करने के क्या प्रयास, वो भी हमने जो पढ़े कि मतलब हमको अपने सब्सिडी को कम करना है, हमें अपने घाटे को कम, हमें अपने व्यय को कम करना है, हमें एक प्रबंधन आयोग का गठन करना है जो किस तरीके से राजकोषीय घाटे को हम प्रबंधित कर सके, किस तरीके से हम इसे कम कर सके, के लिए अनुशंसा करें, के लिए विचार सुझाव दे। उसके साथ साथ हम जो अधिक से अधिक बैठकें जो की जाती हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तकनीक को इस्तेमाल करें, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ाएं, रोजगार के लिए अधिक से अधिक अवसर सृजित करें, निजी निवेश को बढ़ाएं, सरकारी खर्चे को कम करें। तो इस तरीके से राजकोषीय घाटे को कम किया जा सकता है। ये बहुत आता है राजकोषीय घाटा, इसीलिए मैंने इसमें 2 बार इतना टाइम दिया, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब हम बात करेंगे प्राथमिक घाटा। जो प्राथमिक घाटा होता है ये भी राजकोषीय घाटा होता है, बस इसके ब्याज, राजकोषीय घाटे से भी अगर हम ब्याज भुगतान को घटा दें तो प्राथमिक घाटा निकल कर के आ जाता है।
प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के, ये सब वित्तीय वर्ष के दौरान ही है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष को ही लेकर के होता है जो राजकोषीय घाटा ये सारा जो निकाला जाता है। उसके बाद राजकोषीय घाटे से अगर हम ब्याज भुगतान को घटा दें तो प्राथमिक घाटा निकल करके आ जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए चलिए हम प्राथमिक घाटे को शून्य कर देते तो जो हमारा ब्याज भुगतान होगा वही हमारा राजकोषीय घाटा बन जाएगा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें ब्याज भुगतान कितना ज़्यादा करना पड़ा था। जब मैं आपको बता रहा था कि पैसा जाता कहाँ है तो मैंने आपको बताया था 18 पैसे, 100 पैसे में से है अगर मान लीजिए हमारा खर्च है तो 18 पैसे, या कहते थे 18% हमारे कुल व्यय का 18% जाता है ब्याज भुगतान में। इसका मतलब ये कि हमने कितना ज़्यादा ऑलरेडी उधार ले रखा है। तो इस तरीके से अगर प्राथमिक घाटे को हम जीरो कर दें किसी भी वजह से तो हमारा जो ब्याज भुगतान है ये हमारी राजकोषीय घाटे में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि राजकोषीय का घाटा क्या है? जो हमने आरबीआई से उधार लिया, जो हमने अपने आंतरिक स्रोतों से उधार लिया, जो हमने निजी विदेशों से उधार लिया, वही हमारा, देखिए कितना सारी चीज़ें लिंक्ड है बिल्कुल। तो इस तरीके से थोड़ा पढ़ना है जिससे चाहिए भूलेंगे नहीं तो दिमाग के इंसान का क्या होता है कुछ दिन याद रखता है फिर भूल जाता है। तो अब हम तो ये हो गया प्राथमिक घाटा, ये भी याद हो गया। अब हम बात करेंगे मुद्रीकृत घाटा, मोनेटाइज डिफिशिएंट। मोनेटाइज डिफिशिएंट में क्या होता है कि हम आरबीआई से कितना उधार लेते हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक कितना उधार देता है, इसी को हम, इसके मतलब क्या होता है किस तरीके, जैसे मैंने सरकारी टी बिल्स के जरिए, उसके बाद दिनांक की प्रतिभूतियों के जरिए आरबीआई के पास विशेष रूप से सिक्के शुद्ध जारी होने के जुड़े आरबीआई के पास सरकार की शुद्ध जमा राशि है। बस अगर हम मोनेटाइज डिफिसिट की बात करें तो जितना हमने सरकार ने आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उधार ले रखा है वो उसका मोनेटाइज डिफिसिट कहलाता है। कई बार क्या होता है, देखिए घाटे को पूर्ति के लिए मुद्रा की छपाई की जाती है, तो मुद्रा की छपाई बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती, उसके कारण क्या होता है मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा बना रहता है। तो हमें देखिए घाटे को तरीके को पूर्ति करने का तरीका, हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा दें, अपने निवेश को बढ़ाएं, उद्योग को बढ़ाएं, से अच्छा सबसे अच्छा है, ना कि हम मुद्रा की छापने की कोशिश करें। अब हम थोड़ा वित्त पोषण की अवधि की, समय की अवधि के आधार पे थोड़ा इनको एक बार कैटेगराइज कर लेते हैं। तो दीर्घकालिक वित्त पोषण का मतलब होता है आरबीआई के अलावा अन्य दीर्घकालिक वित्तीय पोषण और आरबीआई से दीर्घकालिक वित्तीय पोषण। अगर मान लीजिए हम केवल टाइम को ध्यान में रखें उसके आधार पे अगर हम देखें तो जो घाटे की अवधि के आधार पे तो दीर्घ, उसके बाद अल्पावधिक वित्त पोषण की बात करेंगे तो आरबीआई के अल्पकालिक वित्त पोषण, थोड़े समय के लिए आरबीआई से उधार लिया, उसके बाद आरबीआई के अलावा अन्य दीर्घकालिक वित्त पोषण और नकदी का आहरण, जितना हमने नकदी को निकाला। तो जो मुद्रीकृत घाटा होता है वो बेसिकली आरबीआई के द्वारा दीर्घकालिक और आरबीआई से लिया गया अल्पकालिक, तो मैंने आपको बताया ना कि आरबीआई से लिया गया उधार ही चाहे दीर्घकालिक हो चाहे तो अल्पकालिक हो वही मुद्रीकृत घाटा कहलाता है। ठीक है। उसके बाद पारंपरिक बजट घाटा। पारंपरिक बजट घाटा क्या होता है? आरबीआई के अल्पकालिक वित्त पोषण, आरबीआई के अलावा अन्य दीर्घकालिक वित्तीय पोषण और नकदी का आहरण। जो हम नकदी का आहरण मतलब होता है निकालना, तो इस तरीके से हम जो नकदी का आहरण करते हैं ये होता है हमारा पारंपरिक बजट घाटा। अब राजकोषीय घाटा की बात करें, अगर हम राजकोषीय घाटा जो पीछे बढ़ा इसको हम दूसरे तरीके से डिफिनेशन को परिभाषित करते हैं। आरबीआई के दीर्घकालिक वित्त पोषण, आरबीआई का अल्पकालिक वित्त पोषण, आरबीआई के अलावा अन्यकालिक वित्त पोषण और नकदी का आहरण। तो देखिए मैंने राजकोषीय घाटा, आपको लगता है आप कन्फ्यूज हो जाएंगे इतना पढ़ाऊंगा तो मैं, तो लेकिन पता होना चाहिए राजकोषीय घाटा बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितना अधिक से अधिक राजकोषीय, कहीं आप चर्चा में बैठ गए, अब सब लोग कह रहे हैं कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, उनको ये नहीं पता कि बजट घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है। अगर आपने ये चीज़ें बता दी कि आरबीआई से जो कम समय के लिए आरबीआई से जो उधार लिया गया कम समय के लिए ज़्यादा समय के लिए, प्लस साथ में हमने जो आरबीआई के अलावा अन्य दीर्घकालिक उधार लिए, प्लस नकदी का आहरण जो मैंने पीछे बताया था, वही हमारा राजकोषीय घाटा। तो आपके बोलने का एक अलग ही स्टैंडर्ड रहेगा। बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से चीज़ों को समझें। उसके बाद फिर राजकोषीय घाटा, देखिए अगर राजकोषीय घाटे को अब कम कैसे करें, तो कम करने के लिए बहुत अभी सबसे ज़्यादा है कि जब 1991 के बाद राजकोषीय घाटे के बारे में चर्चा करना शुरू किया गया था। ठीक है। क्योंकि व्यय में प्राप्तियों में कमी को उधार के माध्यम से कवर किया जाना चाहिए, इसलिए राजकोषीय सकल राजकोषीय घाटा किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में सरकार की समग्र उधार आवश्यकताओं को बताता है। मुद्रीकृत घाटा को कम कैसे, मतलब कुल मिलाकर के हमें अपने घाटे को कम करना है, वो चाहे तो हम अपने व्यय को कम करके, चाहे तो हम अपने
आय को बढ़ा करके जैसे भी वो कम करना है। जैसा मुद्राकृत घाटा है, तो मुद्राकृत घाटा क्या होता है? घाटे की मुद्राकरण जो मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। मुद्रास्फीति क्या? मुद्रापूर्ति की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था की वृद्धि उत्पन्न होने नगद क्षेत्र की मांग में वृद्धि की दर से अधिक है। तो कई बार ये जो कई होते हैं ये घाटे संकेतक होते हैं कि हमारी मुद्रास्फीति किस तरीके की किस दिशा में जा रही है। कई बार देखिए निगेटिव तो होता ही है कि जैसे राजस्व घाटा है, तो राजस्व घाटा एक सकारात्मक राजस्व घाटा का तात्पर्य है कि सरकार वर्तमान खपत को वित्त पोषित करने के लिए उधार का सहारा ले ले, लेकिन ये अच्छा नहीं माना जाता है कि अगर आप उधार लेकर के काम चला रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। प्राथमिक घाटा जो पिछले ऋण को बोझ को बाहर करता है और चालू वित्त वर्ष के वित्तीय कार्यों के कारण सरकार की ऋणग्रस्तता में शुद्ध वृद्धि को दर्शाता है। तो इस तरीके से हमने राजकोषीय घाटा पढ़ लिया, मुद्राकृत घाटा पढ़ लिया, प्राथमिक घाटा पढ़ लिया, इनको कैसे इनका प्रभाव पड़ लिया। अब थोड़ा सा हम एक बार कुछ पिछले 10-12 सालों का एक डाटा का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 2008-9 में राजकोषीय घाटा टोटल जीडीपी का 6.1 था। फिर राजकोषीय घाटा, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है कि राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ा, राजकोषीय घाटा लगातार घटा, मौद्रिक घाटा लगातार बढ़ा, प्राथमिक घाटा, एक बार ऐसा प्रश्न आया तो स्टेडीली इंक्रीज अगर कह देता तो कोई भी गलत होगा। लेकिन अगर आप देखें तो 2013 के बाद हमने राजकोषीय घाटे पे काफ़ी नियंत्रण ही रहा है। फिर 2013 में 5.9 था, 4% आया, फिर 4.5%, 4.1%, तो लगातार घाटे ही रहा। तो 2020-21 में ये, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया रहा कि किस समय क्या था 2000, तो आप हल्का सा ग्राफ बना के दिखा देंगे तो अगर मुख्य परीक्षा में इसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब वही से सब हम बातें लिख रहे हैं ये घाटा कम करो एक ग्राफ से, तो अगर आपने 2008-9 में दिखा दिया 6% था और 2020-21 में आकर के ये 3.5 आ गया, तो आपको तो एग्जामिनर पे असर ही अलग पड़ेगा। उसके बाद राजकोषीय घाटा अगर हम देखें तो ये जैसा 2008-9 में 4.6% था, तो 2021 में 2.7%, इसको भी हम कम करने में सफलता मिली है। उसके बाद राजस्व घाटा अगर आप देखें तो 2013 से राजस्व घाटा की गणना ही दिया गया इसमें 3.0 था, जो घटते घटते आकर के प्रभावी राजस्व घाटा 1.8%। प्रभावी राजस्व घाटा भी राजस्व घाटा ही होता है, उसमें कुछ एक शायद ब्याज भुगतान है, कुछ को घटा दिया जाता है। सब्सिडी प्रभावी राजस्व घाटा माइनस सब्सिडी प्लस माइनस छूट माइनस ब्याज प्लस सब्सिडी होता है। उसके बाद फिर प्राथमिक घाटा ये जो 2.4% था, 2.4% हो गया 2021 में। तो इस ग्राफ से मतलब ये मेरे ग्राफ को बताने का मतलब है कि अगर आप इस ग्राफ को एक बार थोड़ा बता देंगे या थोड़ा सा बता देंगे कि हमारा जो राजस्व घाटा था 2020-21 में 4% है, उसके पहले 2010-11 में 6% के आसपास होता था। इस तरह लगभग करके अगर आप लिख देंगे और वो पूरा करेक्ट याद भी ना हो तो भी उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। अब हम घाटे के वित्त पोषण किस तरीके से जो घाटे को है ये कम करने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए डिफिसिट फाइनेंस से तात्पर्य घाटे की वित्त पोषण के लिए धन उत्पन्न करना है जो राजस्व से अधिक व्यय के परिणाम स्वरूप होता है। तो घाटे की वित्त पोषण से तात्पर्य घाटे की वित्त पोषण के लिए धन उत्पन्न करना है कि मतलब हम जो हमारा जो घाटा हो रहा है इसको हम किस तरीके से मैनेज करें ताकि ये और ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इसके लिए हम अलग से अधिक वित्त पोषण करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे जनता से पैसा उधार लेना, जनता से पैसा उधार लेने मतलब नहीं जाके पहुंच गया कटोरा लेके दे दो, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हम क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, बॉन्ड जारी करती है कि ये बॉन्ड है उसमें लिख के दे दिया, उसको आपको जारी कर दिया और आपने पैसा दे दिया। इसी तरह आरबीआई से उधार लेती है सरकार, इसी तरीके से विदेशों से भी निवेश भी उधार लेती है। तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है, नीड टू डिफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त पोषण की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए उच्च आर्थिक विकास प्राथमिकता, उच्च आर्थिक विकास के लिए अधिक खर्च करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि निजी क्षेत्र इतना बड़ा खर्च नहीं करेगा, इसलिए आर्थिक विकास के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संतु भारत घाटे की जो वित्त पोषण का कारण क्या है ना कि भारत कोई विकसित अर्थव्यवस्था तो है नहीं, अभी भी हमें उधार लेना ही पड़ता है और जब हम उधार लेंगे तभी हम विकास कार्यों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक आपको आंकड़ा देता हूँ, इस समय क्या चल रहा है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो गए हैं अभी, कल जो है इसका वोटों की काउंटिंग होनी है। वहाँ पे क्या किया गया, को
ये कर देंगे वो कर देंगे किया गया, लेकिन हकीकत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में राज्य जीएसडीपी, जैसे जीएसडीपी केंद्र का होता है, मैंने आपको बोला जीडीपी, वैसे राज्यों का अपना जीएसडीपी होता है, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो राज्य की जो सकल घरेलू उत्पाद होती है उसके बारे में आपको बता दूं तो छत्तीसगढ़ में जो इस समय उधार है वो कुल जीएसडीपी का 20% है, ठीक है। राजस्थान में 38% है, तेलंगाना में 24.7% है और मध्य प्रदेश में 26.3% है। इसका मतलब ये है कि ये सरकारें सब अंदर से खोखली हैं, बस ऊपर ऊपर से और अधिक से अधिक ये घोषणाएं करती रहती हैं ताकि जनता को वोट बैंकिंग के रूप में, कोई भी सरकार हो, मैं यहाँ कोई पार्टी से मतलब नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ जो हकीकत हो हकीकत ये है कि अभी तक ये इतना घाटा ऑलरेडी चूकता कर चुके हैं, तो घाटे पे चल रही है, उसके बाद अब ये और अधिक से अधिक घोषणाएं कर दी आंख बंद करके। तो इसका मतलब ये कि इन राज्यों का घाटा बढ़ना ही, और मैंने जब आपको बताया कि जीडीपी घटे, जब राजस्व घाटा बढ़ेगा इसका मतलब ये हो जाएगा सीधा सा मतलब कि हम विकास कार्यों के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचेगा। तो अभी पिछले साल जब कर्नाटका में चुनाव हुए थे वहाँ क्या था, घोषणाएं कर दी गई। कर्नाटका में चुनाव में घोषणाएं करने के लिए के बाद वहाँ के डिप्टी सीएम ने कहा कि 1 साल तक कर्नाटका में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इतने सारे मतलब वादे कर दिए हैं जिन्हें पूरा करने में ही सारा बजट हमारा लग जा रहा है। तो इस तरीके से तो एक आर्थिक स्टूडेंट के रूप में हमें सारी चीज़ें पता होना चाहिए। देखिए ये तो भाई आपको सिस्टम में ही काम करना है, इसीलिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें चीज़ों की हकीकत जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद बाहरी स्रोतों से उधार लेना, बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल स्रोत, तो हम जैसा आरबीआई हो गया, आईएमएफ हो, सॉरी विश्व बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से उधार लेते, इसको बोलते हैं बाहरी स्रोतों से उधार लेना। उसके बाद एक होता है शब्द होता है क्राउडिंग आउटलेट। क्राउडिंग आउटलेट का मतलब होता है कि निजी निवेश क्षेत्र को कम करना, सरकारी क्षेत्र के खर्च को बढ़ाना। तो इसी वजह से और हमें अधिक लेना पड़ता है क्योंकि हमारा जो सरकारी खर्च है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि निजी निवेश वैसे ऑलरेडी कम है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं बाहरी स्रोतों से उधार लेना। उसके बाद आंतरिक स्रोतों से उधार लेना। आंतरिक स्रोतों से उधार का मतलब होता है आरबीआई से उधार लेना, जनता से तथा ट्रेजरी बिल, सरकारी बांड आदि के द्वारा उधार लेना। उसके बाद नई मुद्रा छपाई। अगर हम नई मुद्रा छपाई के द्वारा अगर आप घाटे की वित्त पोषण की करते हैं तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती, क्योंकि इससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा बना रहता है। देखिए थोड़ा सा बढ़ गया घाटे की वित्त पोषण से लाभ क्या हो कि हम डायरेक्ट करदाताओं से नहीं लेते, बाहरी से उधार ले लेते, लेकिन अंत में वो करदाताओं से देना पड़ता है, तो कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता। भारत में घाटे की वित्त पोषण में भारतीय रिजर्व बैंक के उधार लेना शामिल है। इस उधारी की एवज में भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज भुगतान लाभांश के रूप में भारत सरकार के पास पैसा आ जाता है कि भाई अगर हम घाटे की वित्त पोषण करने की कोशिश करेंगे तो हम भारत सरकार के पास पैसा आ जाता है। उसके बाद घाटे की वित्त पोषण का नुकसान क्या है? सबसे पहले मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, उसके साथ साथ उच्च मुद्रास्फीति के कारण औसत खपत स्तर में कमी होती है, आय असमानताओं में वृद्धि होती है। घाटे के वित्त पोषण के नेतृत्व वाली मुद्रास्फीति उत्पादक वर्गों और व्यापारियों को फलने फूलने में मदद करती है, लेकिन मुद्रास्फीति के दौरान निश्चित आय वाले लोगों को ये नुकसान भी पहुँचाती है। तो इस तरीके से हम जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो कर्मचारी वेतन मांगेंगे, मजदूर को पास भी उनकी एक तरीके से खरीद क्षमता कम हो जाएगी, देश में बेरोजगारी गरीबी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने हाँ एक चीज़ और याद रखना है कि जो भारत में जो सरकार ऋण लेती है वो ज़्यादातर आंतरिक स्रोतों से लेती है, ये प्रश्न में आया हुआ है। तो देखिए इस वीडियो में हमने जो मेन घाटे थे, बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, ये चीज़ें पढ़ ली, प्राथमिक घाटा पढ़ लिया, मुद्रास्फीति घाटा पढ़ लिया, ठीक है।
उसके बाद घाटे के वित्त पोषण की चर्चा की, कैसे आरबीआई इसे बाहरी स्रोतों से लेती है। उसके साथ साथ हमने फिर इसमें घाटे के वित्त पोषण के प्रभाव क्या थे ये पढ़ लिए, घाटे के वित्त पोषण के नुकसान क्या थे ये भी हमने इस वीडियो में पढ़ लिए। तो अब इसको हम यहीं पे रोकते हैं। अभी हम आगे चर्चा करेंगे राजकोषीय नीति की जो सरकार द्वारा बनाई जाती है। मौद्रिक नीति तो हमने पढ़ लिया आरबीआई, इसके बाद इससे क्या होगा हमें और अच्छे से चीज़ें, अभी हम बजट में ही चल रहे हैं, बजट काफ़ी बड़ा चैप्टर, इतना आसानी, तो उसको हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।